इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेले, जिसे कैंटन मेला भी कहा जाता है, का ऑनलाइन इनेकाद इस खास वक्त में उठाया गया एक जदीद इक़दाम है। एक मुल्क टेक्सटाइल की सनत से सोने का पहला बैरल हासिल कर सकता है। 1 हेक्टर अराजी 2 मिलियन पैदावार की कीमत पैदा कर सकती है। वबा के दौरान रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका ने खाना जखीरा करने की एक हंगामी किट तैयार की। कहा जाता है कि किट का एक सेट 4 लोगों को 1 साल तक खाना खिला सकता है। मेरा ख्याल है ये वबा के दौरान एक बेहतरीन। कई अस्पतालों के अमले ने हमसे मदद की दरखास्त की। कोविड-19 वबा से निपटने में सरबराहान को कुछ मुश्किलात का सामना हुआ। अब मकामी ऑपरेटिंग रूम में रिमोट कंट्रोल कैमरे के जरिए 20 यहाँ तक के 40 गुना तक भी बड़ा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में 2 मुआज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर माजिद खान साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग में जियो फिजिक्स के टीचर हैं, और डॉक्टर राजा मोहम्मद अफजाल, जो कि छिंगहुआ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हैं। मैं आप दोनों मुआज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले पाक चाइना रिस्पॉन्स। चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेले, जिसे कैंटन मेला भी कहा जाता है, का ऑनलाइन इनेकाद इस खास वक्त में उठाया गया एक जदीद इक़दाम है, जो न सिर्फ इस वबा को रोकने और इस पर काबू पाने में मदद फराहम करेगा, बल्कि रसद और तलब के दरमियान फर्क को भी खत्म करने में मददगार होगा। कोविड-19 फैलने की वजह से वक्त जून में मुनक्किद होने वाले 127वें चीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेले को क्लाउड फेयर में तब्दील कर दिया गया है, और इसे अपने क़याम के 63 साल बाद पहली बार ऑफलाइन से ऑनलाइन नुमाइशों में तब्दील किया गया है। जब चीन के कदीम तरीन तिजारती इवेंट का इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मिलाप होगा तो क्या होगा? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वक्त बच सकता है। दर हकीकत आप खुद नुमाइश को स्क्रीन पर देख तो सकते हैं, लेकिन आप मौके पर मौजूद सूरत हाल को महसूस नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ऑनलाइन नुमाइशों में शिरकत वक्त की बचत, कम मेहनत और सस्ता मुआशी तरीका है। जब आप कैंटन मेले की ऑफिशियल वेबसाइट में दाखिल होते हैं तो आप न सिर्फ 1.8 मिलियन से ज्यादा नुमाइशों के मंदरजात तलाश कर सकते हैं, बल्कि नुमाइश कुनंदगान की बराह रास्त नशरियात भी देख सकते हैं, गुफ्तगू शनीद कर सकते हैं, यहाँ तक कि VR नुमाइश हाल में भी दाखिल हो सकते हैं। हमने 10 दिन 24 घंटे 176 बराह रास्त क्लाउड नशरियात का मंसूबा बनाया है, जो हमारे सारफीन और गाहकों को एक मुनफरिद तजर्बा हासिल करने का मौका फराहम करेगा, जो माजी के कैंटन मेलों में मुमकिन न हो सका। ऑफलाइन से ऑनलाइन लेन देन की जगह रवायती बूथ से गोदाम तक और शेल्फ से प्रोडक्शन लाइन तक फैल गई है, जो नुमाइश कुनंदगान को करीब लाई है। ऑफलाइन नुमाइशों के मुकाबले में ऑनलाइन नुमाइश में ग्राहकों के लिए आला दर्जे की ममासलत और संगम की सलाहियत मौजूद है। इसके साथ साथ वीडियो के तजुर्बे को भी बहुत बेहतर बनाया गया है, जिसने सप्लायर और खरीदार के माबैन फासले और रुकावट से पाक राब्ते को यकीनी बनाया है। कैंटन फेयर एक ऑनलाइन क्लाउड तजर्बा है जिसमें दुनिया भर ने शिरकत की। डिजिटलाइजेशन ने पूरे मंजर के लिए वसी जगह फराहम की। हाई एक्यूरेसी, वसी गहरी और सरहदों से आज़ाद ऑनलाइन तिजारत ने पहली बार आलमी मंडी पर साबित कर दिया है कि चीन की ऑनलाइन गैर मुल्की तिजारत का आगाज हो सकता है। वर्चुअल नुमाइश हॉल का विजिट करते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम मंजर पर मौजूद हैं। इस ऑनलाइन कैंटन मेले में शिरकत से हम चीन की तिजारत के हवाले से भरपूर पुरएतमाद हैं। नुमाइश में लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप शरीक होगा। मेरा ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है और मेरी तकरीर भी मुतलका फील्ड में होगी। वहाँ बैठे लोग देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ये इसको वुसअत देने का बेहतरीन तरीका होगा। कारोबारी इदारों की मदद के लिए कैंटन मेले ने कारोबारी अफराद को शिरकत की फीस से मुस्तस्ना करार दिया है। कारोबारी इदारों को प्लेटफॉर्म बनाने और राहें वसी करने में बेहतर मदद के लिए एक सरहद पार ई कॉमर्स सेक्शन का आगाज भी किया।
چین کے کسٹمز کی عمومی انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ اس سال کا کینٹن میلہ سرحد پار سے ای کامرس کے جامع پائلٹ زون کے ساتھ بھی کام کرے گا اور مشترکہ طور پر سرحد پار ای کامرس انٹرپرائز پلیٹ فارم کے ساتھ آن لائن لین دین کرے گا۔ کینٹن میلے میں پیش کردہ سامان کو نگرانی کے نئے طریقوں کے ذریعے کلیئر کیا جائے گا اور نئے ماڈل کے ذریعے کسٹم کلیئرنس کی سہولت سے لطف اٹھائیں۔ جدید طریقوں سے نمائش کے انعقاد کے ذریعے دنیا کو ایک مثبت پیغام پہنچے گا کہ ہم بیرونی دنیا کے لیے حیرت انگیز حد تک اوپن ہیں اور مارکیٹ پر اعتماد بڑھے گا۔ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے فاصلے آڑے نہیں آتے، ہم سمندر پار پڑوسی ہیں۔ ہموار تجارت کو برقرار رکھنا اور عالمی صنعتی چین اور سپلائی چین کو مستحکم رکھنا ایک بڑے ملک کی حیثیت سے چین کی دنیا کے ساتھ وابستگی اور ذمہ داری ہے۔ آپ کی معلومات کے مطابق کیا پاکستان کی کمپنیوں یا تاجروں نے ارواں سال کے کینٹن فیئر کے آن لائن میلے میں شرکت کی ہے؟ تو اپنے شہر میں رہتے ہوئے، اپنے آفس میں رہتے ہوئے اور اپنی ایون کے لوگ اپنی جو فیکٹری ہے جہاں پہ چیز پروڈکٹ بن رہی ہے وہاں پہ رہتے ہوئے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو سرجیکل ایکوپمنٹ بنانے والی کمپنیز ہیں، جس طرح ان کا سپورٹس بنانے والی کمپنیز ہیں، کپڑا بنانے والی ہیں، ایگریکلچر مشینری کی جو ڈیمانڈ ہے پاکستان میں۔ جی، آپ کے خیال میں وبا کے دنوں میں جو کینٹن فیئر کے آن لائن انعقاد کی اہمیت کیا ہے، خاص کر عالمی معیشت کے لیے؟ جی، اس میلے میں پاکستان کی طرف سے جن تاجروں نے شرکت کی ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں نے فزیکلی چائنا نہیں آنا، گھروں میں بیٹھ کے اور بزنس کرنا ہے نمائش کنندگان کے ساتھ اور خریدار آپس میں، تو ان کے لیے یہ فائدہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے یہ سارا کاروبار جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس کو جو ہے مستقبل میں جب ان کو چاہیے ہو تو انہوں نے پہلے سے چیزیں انالائز کر چکی ہوگی اور دیکھ لی ہوگی تو وہ ایزیلی امپورٹ کر سکتے ہیں، تو ڈائریکٹلی یہ جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اکانومی میں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں پاک چائنا ٹریڈ۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے کے بزنس آفس نے پاکستانی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹڈی دل کی وجہ سے ابتدائی کپاس کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے کپاس کی متوقع پیداوار گزشتہ 8 ملین گانٹھوں سے کم ہو گئی اور کپاس کی کاشت کو سلسلہ وار مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستانی کپاس بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کا شکار ہے اور موسم سے بھی بہت متاثر ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں کپاس کی کاشت کا رقبہ 54 ملین ایکڑ تھا، جو دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا۔ اس وقت کپاس کی کاشت میں معاشی فوائد میں کمی کی وجہ سے یہ رقبہ صرف 36 ملین سے زائد ایکڑ پر مشتمل ہے۔ کسان پیسہ نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ایک بڑے زرعی ملک کی حیثیت سے چین زرعی ٹیکنالوجی کے میدان میں تجربہ کار ہے۔ مثال کے طور پر چین نے چاول کی پیداوار میں 5% اضافہ کرنے کے لیے حال ہی میں بیدو نیویگیشن سسٹم سے لیس بغیر پائلٹ چاول ٹرانسپلانٹر کا استعمال کیا ہے اور چھنگھائی تبت کے قائدم بیسن پر سمندری چاول کے پودوں کی کاشت کا پہلا تجربہ کیا ہے۔ کپاس کی کاشت کے حوالے سے چین اور پاکستان کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ ہماری کپاس کی فی ہیکٹر پیداوار صرف 3 ٹن ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ چین کے صوبے سنکیانگ میں فی ہیکٹر پیداوار 8-9 ٹن سے زیادہ ہے۔ ہم بھی کپاس کا یہ بیج لینا چاہتے ہیں۔ شیندونگ اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنس کے بیج اور سنکیانگ میں کپاس کی کاشت کے چین کے تجربے سے سیکھیں اور اسے پاکستان میں فروغ دینے کے لیے تیار رہیں۔ ہم نے صوبہ پنجاب میں پاکستان کے ٹیکسٹائل کے بڑے کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر ایک تجرباتی اراضی کا انتخاب کیا ہے۔ منصوبے کے مطابق اس سال پودے لگانے کا آغاز ہونا تھا، لیکن وبا کی وجہ سے بیج نہیں بھیجا جا سکا۔ اگلے سال یقیناً کاشت کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کپاس کی کاشت کے میدان میں مشین کاری کے حوالے سے بہتری کی کافی گنجائش موجود ہے۔ ہمارے کھیت چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی صلاحیت کم ہے، وہاں مشین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مرحلے پر پاکستان میں ہاتھ سے پودے لگانے کی لاگت مشین سے پودے لگانے کی لاگت سے کم ہے۔ فی کس کاشتکاری کا رقبہ
निस्बतन छोटा और बिखरा हुआ है। बड़े पैमाने पर मशीन से पौधे लगाना मुमकिन नहीं है। हाथ से पौधे लगाने का तरीक़ाकार ही अपनाएंगे। सिंकियांग शेंजियन मोशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के बैनुल-अक़वामी कारोबारी मरकज के डिप्टी डायरेक्टर शीजियान लोंगजियांग का ख्याल है कि पाकिस्तान में मसरूफ 3 सीजन में मजदूरी की लागत एक दिन में $3 से $4 है और यूमिया $6 ज़रूरी मैकेनाइजेशन का ट्रिगर पॉइंट होगा। चाइना एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के कार्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वस्ती एशिया के तजर्बाती स्टेशन के सरबराह गोजे का ख्याल है कि जब इनपुट आउटपुट तनासब 1:4 तक पहुंच जाएगा तो कपास के काश्तकार शौरी तौर पर मशीनरी के इस्तेमाल पर गौर करेंगे। मेरे ख्याल में 5 या 10 साल बाद हम भी वो मशीनें दरामद करेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में मजदूर दस्तयाब नहीं होंगे। कपास की काश्तकारी की तकनीक में बेहतरी से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की को मौसर अंदाज में फरोग मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी आला मयार की कपास की जामिन है। मयार जितना अच्छा होता है, कदर उतनी ही ज्यादा होती है और फायदा दुगना होता है। जापान, चीन और जनूबी कोरिया की तरक्की की तारीख कपास से शुरू हुई है। एक मुल्क टेक्सटाइल की सनत से सोने का पहला बैरल हासिल कर सकता है। ये रोजगार का मसला हल करने और ज़र मुबादला हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। पाकिस्तान में एक लंबी सनती चेन मौजूद है जिसमें कपास उगाने, काटने, बुनने और तैयार लिबास शामिल है। ये एक लंबा सनती सिलसिला है और पाकिस्तान में इसकी अजाफी कीमत और आउटपुट वैल्यू बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मैंने जो शर्ट पहन रखी है ये सिर्फ 200 ग्राम है, लेकिन इसकी कीमत 200 युआन है, जिसका मतलब है 1 ग्राम की कीमत 1 युआन है। 1 हेक्टर अराजी 2 मिलियन पैदावार की कीमत पैदा कर सकती है। बांग्लादेश में कपास नहीं है, लेकिन उसकी टेक्सटाइल की सनत बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान में रुई और आबादी मौजूद है, इसे बेहतरीन तरक्की करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर चीनी लोग यहाँ आकर जीन्स और शॉर्ट्स जैसी दीगर काबिल कदर मसनूआत तैयार करें तो चीन और पाकिस्तान दोनों का फायदा होगा। पाकिस्तान ई कामर्स चैनल्स के जरिए भी बरामदात में तोसी कर रहा है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी तजारत अहमद नवाज सुखेरा ने कहा कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल ट्विटर अकाउंट के जरिए कामयाबी से अमरीकी ई कामर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन में दाखिल होंगे। इसके अलावा चीन की टेक्सटाइल मार्केट में भी बाजियाबी के आसार जाहिर हुए हैं, चूँकि इस साल चीन पाकिस्तान आजाद तजारती मुआहदे के दूसरे मरहले के अमल में दाखिल हुआ है। पाकिस्तान की कपास की बरामद में बेहतरी आएगी। तो इस महसूल के इस 313 प्रायोरिटीज टैरिफ में 130 जो है वो क्लॉथिंग इंडस्ट्री की से बिलोंग करती है, जिसमें रुई भी, कपास भी आती है। तो ये महसूल के ख़त्म करने से हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अभी इसकी एक्सपोर्ट टू चाइना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान का एक दुनिया में दूसरा बड़ा डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो मुख्तलिफ मसनूआत जो है एक्सपोर्ट करता है। पहले ही पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इंपोर्ट करवाता था, तकरीबन 3 मिलियन गांठें जो हैं पाकिस्तान वो इंपोर्ट करवाता था अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, और तकरीबन 11.3 मिलियन जो गांठें हैं वो अपने मुल्क में अंदर से ज़रूरियात को पूरी कर रही थी। खर्चा भी उस पर कम आएगा, लेबर फोर्स की कमी भी होगी, लेबर फोर्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए होगा हमें, और तकरीबन इससे 15 से 20% तक जो बीज है सीड्स उसकी बचत होगी। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक मेड। कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल रहा है। कैटरिंग इंडस्ट्री पर इसका गैर मामूली असर पड़ा है और ये सार्फिन के रवैयों को भी बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। 2020年1月以来， जनवरी 2020 के बाद से टी-मॉल पर इंस्टेंट नूडल की कुल फरोख्त में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 57% इजाफा हुआ है। कुछ मुंजमद खाने जैसे डम्पलिंग और वॉन्टन की कुल फरोख्त में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 78% इजाफा देखा गया। पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट की फरोख्त में भी 144% इजाफा हुआ है। 他们家里的这个采购 पूरे खानदान को बिस्यार खोरी की लत लग गई है।
ہفتے میں ایک بار خریداری کے لیے جاتے ہیں اور پورا خاندان ہفتے میں گاڑی کی ڈگی جتنی خوراک ہضم کر جاتا ہے۔ وبا پھیلنے کے بعد سے گھروں میں اناج اور تیل کی کھپت معمول سے دگنی ہو گئی ہے۔ فروری اور مارچ کے بعد سے جب وبا کی صورتحال سنگین تھی، میں نے انٹرنیٹ سے کمپریسڈ بسکٹ اور ڈبے میں بند خوراک کے پیکٹ خریدنا شروع کیے۔ اس وقت میں 3 یا 4 ماہ کی تیاری کر رہا تھا۔ اس طرح کی خوراک کی شیلف لائف طویل ہوتی ہے، جو کئی سال تک بغیر کسی خرابی کے رکھی جا سکتی ہے۔ وبا کے دوران ریاستہائے متحدہ امریکہ نے کھانا ذخیرہ کرنے کی ایک ہنگامی کٹ تیار کی، جو 8,000 امریکی ڈالر سے زیادہ میں فروخت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ کٹ کا ایک سیٹ 4 لوگوں کو 1 سال تک کھانا کھلا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ وبا کے دوران ایک بہترین کھانا ہے۔ اس طرح کی مصنوعات کے لیے مارکیٹ کی صورتحال کیسی ہوگی؟ شہری ڈبے میں بند کھانے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے اکنامک ڈیلی، چائنا اکنامک نیٹ کے ایک رپورٹر نے متعدد راہگیروں کا انٹرویو کیا۔ آئیے ان کے خیالات سنتے ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو ہم ڈبے والا کھانا بہت زیادہ کھاتے تھے، جس میں ڈبے میں بند پھل وغیرہ بھی شامل ہوتے تھے۔ اب پروسیسڈ فوڈ زیادہ آسانی سے خرید سکتے ہیں، لہٰذا ہم ڈبے والا کھانا کم کھاتے ہیں۔ 1 سال تک کھائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ محفوظ رکھنے کے حوالے سے ایک اچھا کام کیا ہے، لیکن کیا اس سے انسانی صحت کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ میرے خیال میں نوجوانوں کے پاس کھانا پکانے کے لیے شاید زیادہ وقت نہ ہو، لہٰذا ان کے لیے گھر میں کھانے کے لیے مارکیٹ ہونی چاہیے۔ اگرچہ سب کی آراء مختلف ہوتی ہیں، سہولت سے متعلق کھانے کی اشیاء جیسے فوڈ اسٹوریج کٹ کے ظہور نے خاص طور پر شدید معاشی صورتحال اور وبا کے تناظر میں صارفین کو زیادہ سے زیادہ انتخاب فراہم کیے۔ پاکستانی حکام کے مطابق مالی سال 2019 میں تقریباً 205 ملین آبادی پر مشتمل پاکستان کی فیکس GDP تقریباً $1400 ہے۔ کم قیمت میں سہولت والا کھانا وبا کی صورتحال میں پاکستانی مارکیٹ کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سازگار ہے، جبکہ بلند قیمت والی اشیاء خورد و نوش برآمدات بڑھانے کے لیے موزوں ہیں۔ چین کی ڈبے میں بند خوراک کی سالانہ برآمدات، جو 1980 کی دہائی کے آخر میں تقریباً $200 ملین تھیں، گزشتہ سال بڑھ کر $6 بلین تک پہنچ گئی ہیں۔ وہ ممالک جن میں کیننگ کی سہولت موجود ہے، وہ ہم سے مچھلی خریدتے ہیں اور اسے زیادہ قیمت پر کین کی شکل میں آگے فروخت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مچھلی کی کیننگ کرنے اور اسے دنیا میں متعارف کرانے کی صلاحیت ہے۔ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوڈ ایک ڈفرینٹ ہے باقی چائنیز فوڈ سے یا جتنے بھی باہر کے ہیں۔ اگر اس کو کینڈ کر کے ایکسپورٹ کر دیا جائے تو میرے خیال میں لوگ لائک کریں گے، پسند کریں گے اور یہ ایک کامیاب کاروبار ہو سکتا ہے۔ جی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو پائن ایپل ہے وہ بہت ایک جسے کہتے ہیں اسپیشل فروٹ سمجھا جاتا ہے۔ میں خود جو ایسے دارالخلافہ کے ساتھ جو شہر ہے راولپنڈی میں، وہاں سے بلونگ کرتا ہوں، تو وہاں پہ یہ کینڈ فوڈ میں چیزیں اویلیبل ہیں، تو بڑے شوق سے ہم جا کے تو ہم پاکستان سے اس کو باقی دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں سی پیک پائنیئر۔ اس سال جشن بہاراں کے دوران قمری مہینے کے 5ویں دن یعنی 29 جنوری کے آغاز سے کئی ہسپتالوں کے عملے نے ہم سے مدد کی درخواست کی۔ کووڈ-19 وبا سے نمٹنے میں سربراہان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوا۔ ہر بار آئسولیشن وارڈ میں مریضوں کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے متعدد محکموں کے بہت سارے طبی عملے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر 2 گھنٹے کے بعد مریضوں کا جائزہ لینے کے بعد حفاظتی سوٹ کو بر وقت ٹھکانے لگانا چاہیے، لہذا ہسپتالوں کو بہت دباؤ کا سامنا ہوتا ہے۔ بیجنگ ریڈ CDN ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ کے سینئر نائب صدر
लिंदा फिंग ने चाइना इकोनॉमिक नेट के रिपोर्टर से बातचीत में बताया कि टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म और इससे मुतल्लिका टेक्नोलॉजीज के इतलाक ने कोविड-19 वबा के दौरान अस्पतालों और मरीजों को दरपेश अमली मसाइल को मुअस्सर तरीके से हल किया। मंसूबे पर अमल दरामद के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों के माहिरीन एक दूसरे की मदद करने में कामयाब हुए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल अस्पताल के माहिरीन दफ्तर बैठे या घर से भी बीजिंग 302 हॉस्पिटल के मरीजों की हालत का जायजा ले सकते हैं, लिहाजा काम की इस्तेदाद को बहुत बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा चूंकि कुछ बड़े साइज के तिब्बी साजो सामान को आईसीयू में नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए हमारा सामान पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड के साथ वार्ड में दाखिल हो सकता है। अल्ट्रासाउंड इमेजेस और तस्वीर को डॉक्टर के साथ मुंसलिक करके बर वक्त तशखीस मुमकिन है। आलात को वार्ड में आईसीयू इंडिकेटर्स के साथ भी हम आहंग किया गया है और इसे अलार्म बजने की सूरत में बर वक्त देखा जा सकता है। इससे तिब्बी अमले का खतरनाक जगह पर जाकर डेटा हासिल करते वक्त इन्फेक्शन से मुतासिर होने का खतरा कम हुआ है। इन सब इकदामात को अस्पतालों में सराहा गया है। इसके अलावा रवायती टेली मेडिसिन के मुकाबले में जदीद दौर में रिमोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा बेहतर है और फवायद साफ जाहिर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर तिब्बी माहिरीन एक्सरे को बड़ा करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप जिस आम मंजर का तसव्वुर कर सकते हैं वो ये है कि तिब्बी माहिर लाइट के जरिए एक्सरे को देखता है या उसे बराह रास्त लाइट बॉक्स में दाखिल करता है। बड़ा कैसे करें? अब मकामी ऑपरेटिंग रूम में रिमोट कंट्रोल कैमरे के जरिए 20 यहाँ तक के 40 गुना तक भी बड़ा कर सकते हैं। टेली मेडिसिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ महकमों के माहिरीन एक ही वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर बैठकर ग्रुप की सूरत में मुशावरत कर सकते हैं और उन सब का यही कहना है कि ये बेहतरीन काम करता है। एक ही वक्त में डॉक्टरों की पेशा वाराना सलाहियतों की बेहतरी पर भी इसका मुस्बत असर पड़ता है और इसकी तालीम की एक खास अहमियत है। जून के आगाज में माहिरीन और स्कॉलर्स के एक सिंपोजियम की सदारत के वक्त चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे टैलेंट को फरोग देना चाहिए जो पैथोजन की शिनाख्त, वबाई सूरत हाल का तज्जिया और ट्रांसमिशन रिसर्च, साइट पर वबाई अमराज की तफ्तीश और लेबॉर्ट्री टेस्टिंग वगैरह जैसे अमली मसाइल को हल कर सके। टेली मेडिसिन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की तरक्की मालूमात के आदादो शुमार और तिब्बी सलाहियतों के इल्म का मजमुआ है। हमारा विजन बुनियादी सतह के तिब्बी मकामात समेत तमाम तिब्बी मकामात को ऑनलाइन लाना है। इस तरह हम आला मयार के कौमी तिब्बी माहिरीन और वसाइल को आपस में जोड़ सकते हैं। हम इसे रिमोट प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन कहते हैं। टेली मेडिसिन का इतलाक न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान में भी हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने मई में पाक निगहबान के नाम से एक व्हाट्सएप ऐप मुतारफ करवाई थी जिसमें डॉक्टरों से टेली मेडिसिन सर्विस के लिए साइन अप करने का मुतालबा किया गया था ताकि दूर दराज इलाकों में मुकीम कोविड-19 मरीजों को बर वक्त इलाज मुहैया किया जा सके। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट तो ज़रूर बिल्डअप हो गया है और पाकिस्तान में मेरे एक अपने दोस्त जानने वाले हैं जिन्होंने वो खुद मेडिकल डॉक्टर हैं और वो उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में अपना पेंडेमिक के दौरान अपना कॉन्टैक्ट शेयर किया कि अगर किसी को कोई वबा के दौरान कोई मसला आता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बाकी कंट्री से पढ़ के वापस पाकिस्तान गए हैं या इवन के दूसरे कंट्रीज में भी बैठे हुए हैं तो उनके लिए पाकिस्तान में लोगों से रब्ता करना और उनको बाकायदा बीमारी के लिहाज से पूछ के उनसे क्वेश्चंस पूछ के उनको तशखीस करना कि ये पॉसिबल हो सकता है आपको बीमारी हो तो वो दवाइयों के नाम भी बता सकते हैं। अच्छी सेहत के या अच्छी हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन तक रसाई हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है और हर किसी के इतने वसाइल भी नहीं है कि वो इंश्योरेंस के पैसे पे करें, अच्छे हॉस्पिटल का विजिट करें। अगर हमारे पास डेवलप टेक्नोलॉजी होगी और जदीद तरीके होंगे, जदीद आलात होंगे तो मरीज़ों की फास्टर रिकवरी होगी और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बचेगा रिकवरी में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़िंदगी के कुछ लम्हे ज़्यादा हमें मौका मिलेगा गुजारने का। पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अब अपनी मेजबान नसरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।